राधे राधे एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल क्रूशियल केमिस्ट्री। हम ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ रहे हैं एंड लेट मी टेल यू, टुडे इज़ द लास्ट डे ऑफ 2023 एंड इट इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ आर ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी ऑल्सो। तो अब हम आइसोटोप्स को स्टार्ट करने वाले हैं और आई थिंक 1 या 2 वीडियो में ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम कल स्टार्ट करेंगे रिएक्शन इंटरमीडिएट। ओके, सो न्यू ईयर है, नया चैप्टर भी स्टार्ट होगा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आइसोटोप मैंने लिखा है, तो सबसे पहले आइसोटोप होते क्या हैं हमें तो ये पता होना चाहिए। तो देखिए, 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है आइसोटोप और एक होता है आइसोबार। हालांकि सिलेबस में आपके यही है ज़्यादातर नेट के सिलेबस में, बट इसे भी आप समझ लीजिए। यहीं पे आइसोटोप्स क्या होते हैं? जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है बट मास नंबर डिफरेंट होता है। ठीक है, जिनका एटॉमिक नंबर सेम और मास नंबर डिफरेंट होता है, मतलब मास अलग होता है। आइसोबार क्या होते हैं? जिनका मास नंबर सेम होता है बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है। ठीक है, दोनों ही कंफ्यूजन क्रिएट करती हैं चीज़ें। आइसोटोप पूछता है और आइसोबार पूछता है अगर किसी भी एग्ज़ाम में। देखो, नेट के पेपर में तो बेसिकली यही मेन है, स्पेक्ट्रा में इन स्पेशली। बट जब आइसोबार की बात होती है तो कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो कुल मिला के वो एटॉमिक स्पीशीज़ जिनका मास नंबर सेम बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है, उन्हें हम बोलते हैं आइसोबार। और आइसोटोप क्या होते हैं कि जिनका मास नंबर अलग होता है बट एटॉमिक नंबर सेम होता है। तो हम पढ़ने जा रहे हैं आइसोटोप। आइसोबार का इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दिया है। आपका होमवर्क ये है कि इसके एग्जाम्पल्स को आप लोग ढूंढ करके यहीं अपने ही नोट्स में यहाँ पे मेंशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए, आइसोटोप समझ में आया। अब हम स्टार्ट करते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि आइसोटोप वो कंपाउंड या मॉलिक्यूल या एलिमेंट होते हैं, एटम बोल दो कुछ भी, कि वो एटम होते हैं जिनका मास नंबर अलग होता है बट एटॉमिक नंबर सेम होता है। अच्छा, मास नंबर मैंने आपसे क्या बोला कि अलग होता है, तो मास नंबर कैसे निकाला जाता है? मास नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, और न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को हम न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। ठीक है, और मास नंबर आपका अलग अलग हो रहा है बट एटॉमिक नंबर सेम है। तो एटॉमिक एक चीज, ये कॉन्सेप्ट आप यहीं देखिए। एटॉमिक नंबर सेम का मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होंगे, तो जितने इलेक्ट्रॉन हैं किसी भी कंपाउंड में उतने ही प्रोटॉन होते हैं। ये भी हमें अच्छे तरीके से पता है ना। तो हम यहाँ इस वाले पॉइंट से हम ये कह सकते हैं यहाँ पे कि नंबर ऑफ प्रोटॉन तो चेंज नहीं होंगे आइसोटोप के केस में। ठीक है, तो चेंज क्या होते हैं हमारे जनरली? न्यूक्लियॉन्स, अरे सॉरी, न्यूट्रॉन्स। न्यूक्लियॉन नहीं, न्यूट्रॉन्स चेंज होते हैं। समझ में आ रहा है? अब हम थोड़ा सा देखते हैं। देखो, आइसोटोप कितने टाइप के होते हैं? सबसे पहले तो मोनो आइसोटोपिक, इस वर्ड से ही हम समझ सकते हैं। मोनो का मतलब एक, आइसोटोपिक मतलब जिसका एक ही आइसोटोप प्रेजेंट हो। तो एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा? 19 फ्लोरीन, 31 फॉस्फोरस और 127 आयोडीन। ठीक है, तीनों इम्पॉर्टेंट हैं। उसके बाद आते हैं आपके M+1 कंट्रीब्यूटर्स। ठीक है, इनको हम बोलते हैं कंट्रीब्यूटर्स, M+1 कंट्रीब्यूटर्स। ये क्या होते हैं? मतलब जैसे कार्बन है, ठीक है, कार्बन का एक मेन जो होता है वो तो कार्बन 12 हो गया, और इसी में होता है कार्बन 13। ठीक है, तो ये क्या हुआ आपका M, और ये हो गया आपका M+1।
वन कंट्रीब्यूटर, ठीक है ना। ऐसे ही नाइट्रोजन में 14 नाइट्रोजन तो होता ही है, हमने देखा है, साथ में 15 नाइट्रोजन भी होता है। हाइड्रोजन में भी 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, हालांकि 3 हाइड्रोजन भी होता है, बट अभी हम M+1 कंट्रीब्यूटर की बात कर रहे हैं तो इसी को लेंगे। और जैसे 11 बोरॉन और 12 बोरॉन, तो ये बेसिकली आपके M+1 कंट्रीब्यूटर के एग्जाम्पल थे। ऐसे ही M+2 कंट्रीब्यूटर भी होते हैं, है ना। तो M आपका ये और M+2 कंट्रीब्यूटर कौन कौन से, जैसे क्लोरीन, इसका होता है 35, M+2 का मतलब इसी में 2 जोड़ दो तो 37 क्लोरीन हो गया, ठीक। ऐसे ही 79 ब्रोमीन, और यहाँ पे क्या हो गया 81 ब्रोमीन, इसमें 2 प्लस कर देंगे हम तो, ठीक है ना। तो अब आप समझ जाएंगे। अच्छा, ये बात हुई। अब एक टाइप के हमारे होते हैं, अगर मैं M+1 और 2 को साथ लिखना चाहूँ तो M+1 और M+2 कंट्रीब्यूटर्स भी हमारे होते हैं। कौन कौन से, ऑक्सीजन 16 17 18 ऑक्सीजन, 3 हो गए ना। देखो M+1 M+2, ठीक है। ऐसे ही हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन, ठीक है ना। ऐसे ही आपका होता है सिलिकॉन, ये 28 29 और 30, ठीक है। और आपका होता है सल्फर भी 32 33 34, ठीक है। तो ये थे आपके M+1 और M+2 कंट्रीब्यूटर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम। अब हम निकालेंगे क्या, इनकी नेचुरल अबंडेंस। अबेंडेंस का मतलब होता है कि पाया जाना, इसका मतलब होता है पाया जाना, ठीक है। नेचुरल लग गया तो कहाँ पे पाया जाना, नेचर में, नेचर प्रकृति, ठीक है। प्रकृति आई थिंक छोटी की मात्रा, हिंदी थोड़ा सा वीक है मेरी, बट देख लीजिएगा आप लोग। आई थिंक ऐसे ही लिखा जाता है या ऐसे लिखा जाता है, जो भी मात्रा लगती है देख लीजिए, मेरे ख्याल से यही सही है। तो देख लीजिएगा, थोड़ा मेरी हिंदी वीक है। कुल मिला के इसको हटाओ, इसको एटमॉस्फेयर ही करो। मतलब क्या है मेरे कहने का, कि कहाँ पे पाया जाता है, एटमॉस्फेयर में, ठीक है। नेचुरल अबंडेंस का मतलब होता है कि कोई भी एलिमेंट एटमॉस्फेयर में कितने अमाउंट में पाया जाता है, ठीक है। अब देखते हैं, जैसे हमने कार्बन 12 लिखा, हम लोग ऑर्गेनिक में कार्बन हाइड्रोजन को ज़्यादा पढ़ते हैं थोड़ा सा, तो मैं इसीलिए कार्बन से स्टार्ट करा रही हूँ। और उसके बाद हम लोग हेलोजन पढ़ते हैं, यही 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा, 2-3 चीज़ें पढ़ी जाती हैं, तो इन्हीं के बारे में बात होगी। 98.92% इसकी नेचुरल अबंडेंस है कार्बन 12 की, और कार्बन 13 की कितनी है, 1.08%, ठीक है। ये नेचुरल अबंडेंस है। क्लोरीन पे आते हैं, क्लोरीन का होता है 35 और 37, इसकी नेचुरल अबंडेंस होती है 75%, ये 25%, ठीक है। अच्छा, जब हम एटॉमिक मास पढ़ते हैं क्लोरीन का, है ना, तो वो हम क्या पढ़ते हैं, 35.5 क्या पढ़ते हैं हम, एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन, यही पढ़ते हैं। ये आता कैसे है, देखो एनवायरनमेंट में ये वाला क्लोरीन भी प्रेजेंट है, ये वाला भी क्लोरीन प्रेजेंट है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो दोनों में सेम है, बट नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इसमें 2 ज़्यादा हैं,
ठीक है। अब ये आता कैसे है, देखिए हम क्या करते हैं, दोनों का मीन ले लेते हैं। देखो हम निकालते कैसे हैं, 35 इंटू 75% प्लस 37 इंटू 25%। ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास, सॉल्व करने के बाद करके देख लीजिएगा आंसर क्या आता है, 35.5। तो ये होती है इसकी नेचुरल अबंडेंस, ये मैंने बताई। अब रिलेटिव नेचुरल अबंडेंस क्या होती है, इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, देखो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपका इम्पॉर्टेंट है, रिलेटिव नेचुरल अबंडेंस। तो पहले क्लोरीन का एग्जांपल लेके देखते हैं। क्लोरीन की नेचुरल अबंडेंस को मैं लिख रही हूँ, ये क्या थी हमारे पास 75% और इसकी थी 25%। ठीक है। अब रिलेटिव नेचुरल अबंडेंस को कैसे निकालेंगे, देखो RNA नहीं है भैया, ये रिलेटिव नेचुरल अबंडेंस, इसको ए भी लिख लो, पता लगे कंफ्यूज होते रहो। तो रिलेटिव नेचुरल अबंडेंस जो है ये निकालेंगे कैसे, 75 अपॉन में टोटल, देखो इन दोनों में जो पहले तो इसकी जो परसेंटेज है हमने वो लिखा, फिर इन दोनों में जो बड़ी परसेंटेज है उसको नीचे लिखा, और अबंडेंस निकालनी है तो मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि परसेंटेज में निकलेगी। ऐसे ही इसकी परसेंटेज नेचुरल अबंडेंस ये, प्लस में टोटल नेचुरल अबंडेंस, अरे सॉरी लार्जर नेचुरल अबंडेंस 75 और इंटू 100। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आता है 100%। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 33%। ठीक है, आप निकाल के देखिएगा। तो यहाँ से मैं बताना चाहती हूँ कि नेचुरल अबंडेंस इसकी 75%, इसकी 25%, बट रिलेटिव नेचुरल अबंडेंस मतलब अब हम इन दोनों को कंपेयर करा रहे हैं। तो एटमॉस्फेयर में ये 100% प्रेजेंट है, तो ये इसके कंपेयर 33% प्रेजेंट है। इतना समझ में आ रहा है। रिलेटिव नेचुरल अबंडेंस मतलब इन दोनों का कंपैरिजन आपस में, और नेचुरल अबंडेंस मतलब ओवरऑल जितने भी एलिमेंट पाए जाते हैं उनमें से परसेंटेज, मतलब ओवरऑल जैसे 35 क्लोरीन 37 क्लोरीन, इनके अलावा ये दोनों जो हैं एटमॉस्फेयर में 100%, जो मतलब कि 100% क्लोरीन पाया जाता है मान लो, तो ओवरऑल जो क्लोरीन है, ओवरऑल क्लोरीन एलिमेंट जो है वो 75% होता है और 25%, बट रिलेटिव नेचुरल अबंडेंस मतलब अब इन दोनों की बात हो रही है। ठीक है, अब ये दोनों आपस में, तो ये जो है हमारा 35 क्लोरीन 100% पाया जाता है और 37 क्लोरीन हमारा 33% पाया जाता है। ठीक है, तो ये आपका इम्पॉर्टेंट है। अब आप रिलेटिव नेचुरल अबंडेंस कुछ और एटम्स की भी मेंशन करिए, क्योंकि यही आपका क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। तो ये है कुछ एटम्स की रिलेटिव नेचुरल अबंडेंस। तो यहाँ पे हाइड्रोजन 100% है, 2H जो है वो 0.015% है। ऐसे ही ये सारे आपके 100% प्रेजेंट हैं, और ये नाइट्रोजन 0.37, कार्बन 1.1, क्लोरीन 33%, ब्रोमीन, ये जितने भी मैंने लिखवाए ना ये बहुत बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं भी याद रहें तो हाइड्रोजन और कार्बन तो आपको याद रखना ही रखना है, और साथ में आपको क्लोरीन याद रखना है, ब्रोमीन याद रखना है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं ये। तो बच क्या रहे हैं, 3 ही तो बच रहे हैं, 1 2 3, इन्हें भी याद ही रख लो भाई। कुल मिला के देखिएगा कि ब्रोमीन जो है ये 100% है, ये 97% है, तो इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि इन्हें अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम कुछ स्पेक्ट्रोस्कोपिकल ग्राफ की तरफ, ग्राफ नहीं मतलब डाटा वगैरह। तो वहाँ पे हम लोग समझेंगे कि ये जो मैं रिलेटिव नेचुरल अबंडेंस की बात कर रही हूँ इसका काम क्या है कुल मिला के। देखो M/Z इधर होता है, ठीक है, और यहाँ पे रिलेटिव इंटेंसिटी होती है। अब आप समझिएगा, एक एग्जांपल लेते हैं, कार्बन
12 वाला मीथेन ये प्रेजेंट होता है 100%, अभी हम पढ़ के आ रहे हैं। और कार्बन 13 वाला मीथेन 1.1% प्रेजेंट होता है, अभी अभी हम पढ़ के आ रहे हैं। तो देखिएगा कि m/z है, ठीक, और ये रिलेटिव इंटेंसिटी मतलब प्रेजेंस है ना, कितना ज़्यादा अमाउंट में क्या चीज़ प्रेजेंट है। तो जाहिर सी बात है कि रिलेटिव नेचुरल अबंडेंस किसकी ज़्यादा है, इसकी, मतलब ये कार्बन 12 जो है वो एटमॉस्फेयर में ज़्यादा प्रेजेंट है, और कितना 100%। तो सपोज़ हमने बढ़ा दिया, ठीक है, यहाँ पे। अब उसके बाद मास इसका ज़्यादा है, कहीं ना कहीं कार्बन 13 का मास ज़्यादा है ना, ये तो हम ये एक, और कितना ज़्यादा है, ये 12 है, तो 13 ही तो ज़्यादा है, एक स्टेप आगे आना है हमें बस, तो हम 13 पे आ गए। प्लस 13 वाला जो है उसकी रिलेटिव इंटेंसिटी या रिलेटिव नेचुरल अबेंडेंस 1.1 है, बहुत कम है, तो ये जस्ट हम इतना ही दिखाएंगे, या बल्कि और छोटा ही कर लो, एकदम ज़रा सा 1.1। तो हमें ग्राफ कुछ इस टाइप से मिलेगा, ठीक है। अब सल्फ़र पे चलें, जैसे 32 सल्फ़र था और क्या था 33 सल्फ़र, इसकी रिलेटिव ये तो 100% ही थी, और इसकी कितनी थी 0.8%, और 34 सल्फ़र की कितनी थी भैया, 34 सल्फ़र की 4.4%, इतना था। तो ये 100% है, 32 इसको करिए, ये 33, ये 34 यहाँ कहीं, तो 33 सल्फ़र 0.8 और एकदम ज़रा सा, और 34 सल्फ़र 4.4 था, तो हमने थोड़ा बड़ा कर दिया। तो इस तरीके से हमें 3 पीक्स दिखाई देंगी, समझ में आ रहा है। तो ग्राफ हमें ऐसे मिलता है। अच्छा, अगर एक ग्राफ हमें और भी मिलता है, हमें ग्राफ मिलता है ये m/z। अब मैं एक ग्राफ बना रही हूँ, लाइन थोड़ा सीधी नहीं है, तो अपना इसको आप लोग समझ लीजिएगा। ये हमें ग्राफ मिल रहा है, तो क्या आप, अब यहाँ मैं आपको कुछ ऑप्शन दे देती हूँ, ठीक है। मैंने क्लोरीन लिख दिया, एक जगह ब्रोमीन लिख दिया, एक जगह मैंने सिलिकॉन लिख दिया, कार्बन। अब आप बताइए कि इन चारों में से ये ग्राफ किसका हो सकता है। तो जाहिर सी बात है, हमने पढ़ा है ब्रोमीन की एक जो मतलब 79 ब्रोमीन होता है वो 100% एग्जिस्ट करता है, प्लस 81 ब्रोमीन जो होता है वो 97.5% एग्जिस्ट करता है। तो ये दोनों हमें आसपास ही दिखाई दे रहे हैं ना, तो ये ग्राफ किसका है, ब्रोमीन का। इस टाइप के क्वेश्चंस भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो जैसे एक क्वेश्चन है कि मैं बोल दे रही हूँ, मैंने पूरा लिखा नहीं है, मैं सॉल्यूशन ही बता रही हूँ। देखिए, रिलेटिव इंटेंसिटी m+ की 100% दी है, और m+1 की रिलेटिव इंटेंसिटी दी हुई है हमें 2.2%। तो हमें बताना है टोटल नंबर ऑफ कार्बन मॉलिक्यूल में कितने प्रेजेंट हैं। तो जब कार्बन की बात हो रही है तो कार्बन हमें 2 ही तरह के दिखते हैं, ठीक है। देखिए, मैं आपको बता रही हूँ क्वेश्चन अप्रोच कैसे करते हैं। क्वेश्चन आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया, लेकिन क्वेश्चन पे जब हम जाते हैं तो क्वेश्चंस को सॉल्व किया कैसे जाता है ये मैं बता रही हूँ। देखिए, कार्बन 12 है और ये कार्बन 13 है। हमें पता है कार्बन 12 हम देख के आ रहे हैं, रिलेटिव नेचुरल अबंडेंस 100%, इसकी 1.1% होती है। और हम यहाँ पे ये क्लियरली देख सकते हैं कि ये हमारा m है और ये m+1 है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमें क्या बता रहा है कि m की वैल्यू जो है वो 100% है, तो ठीक है, बट m+1 ये क्या बता रहे हैं, 2.2 बता रहे हैं। तो अब हम कैसे निकालेंगे इसको, देखो 1.1% कार्बन जो है वो यहाँ पे कितना, एक कार्बन का मतलब एक कार्बन है, 1.1% मतलब एक कार्बन हुआ कि नहीं, ठीक है। और यहाँ पे 1% में कितने कार्बन होंगे, 1/1.1 कार्बन। ये जनरल मैथ है और कुछ नहीं है, बहुत छोटी सी बात है। उसके बाद 2.2% में कितने कार्बन होंगे,
तो 1 इंटू 1/1 इंटू 2 कार्बन। इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 2 कार्बन। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम हमारे यहाँ पे कितने हो गए? 2। बहुत सिंपल है। जैसे देखो, मान लो इसको ऐसे समझो, 1.1 रुपये में हमें 1 कार्बन मिल रहा है, ठीक है। तो 1 रुपये में हमें कितना कार्बन मिलेगा? इतना। 2.2 रुपये में हमें इतना कार्बन मिलेगा। समझ रहे हो? हमें क्या निकालना है? नंबर ऑफ कार्बन निकालना है ना। तो हमें पता है टोटल नंबर ऑफ कार्बन निकालना है। किस निकालेंगे कि 1.1 रुपये में इतने कार्बन मिलते हैं, 1 रुपये में इतने मिलेंगे, 2.2 रुपये में हमें फिर इतने कार्बन मिलेंगे। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक और क्वेश्चन करते हैं। तो ये क्वेश्चन है, इसमें हमें बताया हुआ है कि मॉलिक्यूलर आयन पीक जो हमें मिल रही है वो m/z की वैल्यू 84 पे मिल रही है। मॉलिक्यूलर आयन पीक का मतलब समझ पा रहे हो? ये क्या है? हमारा पेरेंट मॉलिक्यूल है, ठीक है। पेरेंट मॉलिक्यूल है, PM मतलब पेरेंट मॉलिक्यूल। अब रिलेटिव इंटेंसिटी ऑफ m हमें दी हुई है इतना, और m+1 की रिलेटिव इंटेंसिटी हमें इतनी दी हुई है। हमसे पूछ रहा है कि हाइड्रोकार्बन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताना है। तो कुल मिल, और हमें यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दे दिए होंगे कोई, ठीक है, कुछ बना के दे दिया होगा ऐसे, मतलब मैं बता ही देती हूँ। ऑप्शंस तो है नहीं मेरे पास, बट आप देख लीजिए। ठीक है, तो हमें बताना है फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो हमें इतना पता है कि हाइड्रोकार्बन की बात हो रही है, तो हमारे पास हाइड्रोजन और कार्बन 2 ही टाइप के एटम मॉलिक्यूल में प्रेजेंट हैं। इतना समझ में आ रहा है? हमें बोल रहा है कि m हमारा 31.3% है, और m+2 जो है वो कितना है? 2.06% है। ये क्या है बेटा? ये नेचुरल अबेंडेंस है। अब हम निकालेंगे रिलेटिव नेचुरल अबेंडेंस, ठीक है। रिलेटिव नेचुरल अबेंडेंस हम कैसे निकालते हैं? मैंने आपको बताया था इस तरह से। इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास आएगा 100, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 6.58%, ठीक है। हमने रिलेटिव नेचुरल अबेंडेंस निकाल ली। m+1 है ये, m+1 की वैल्यू दी हुई है ना यहाँ पे, देखो m+1। तो ये हमने निकाल ली रिलेटिव नेचुरल अबेंडेंस, जिसका हमको काम है। रिलेटिव इंटेंसिटी जो हमारी होती है वो क्या होती है, किस हिसाब से हम निकालते हैं भाई? रिलेटिव नेचुरल अबेंडेंस पे डिपेंड करती है। तो हमने ये निकाला। अब हमें निकालना है कि नंबर ऑफ कार्बन कितना है। कार्बन, देखो कार्बन 12 वाला निकालना तो थोड़ा सा, क्योंकि ये 100% ज़्यादा नंबर में होगा तो हम इसको निकाल सकते हैं कम वाले को, कार्बन 13 को। इसकी वैल्यू देखो 1.1% में 1 कार्बन आता है। मैंने यही वाला तरीका बताया था। तो 1% में कितने कार्बन? इतने कार्बन। 6.58% में कितने कार्बन आपके? 1 पॉइंट इतना मल्टीप्लाई 6.58। इसको थोड़ा सा सॉल्व कराते हैं। देखिए मैंने क्या बताया, 1% में 1 कार्बन मिला, 1% में 1/1.1 कार्बन मिला। तो हमें 6.58% में कितने कार्बन मिलेंगे भाई? 58 कार्बन। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 6 कार्बन। कुल मिला के हमारे कहने का मतलब क्या है कि हमारे पास 6 कार्बन आ गए। तो अब हम यहाँ से भी क्वेश्चन एलिमिनेट कर सकते हैं ऑप्शन, कि 6 कार्बन आए हैं तो ये 3 कार्बन, ये 4, ये तो हो नहीं सकते, बचे ये दोनों ऑप्शन। इनमें क्या होगा ये देखना है, ठीक है। तो हमें इतना पता है कि मास टोटल m/z मतलब 84 दिया है। 6 कार्बन का कितना होता है मास? माइनस करो, 84
-72 और ये आ रहा है 12, मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो गया, कार्बन 6H12 आंसर डी। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। एक क्वेश्चन और मैं आपको बताना चाहूँगी, वो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है हमारा कि इंटेंसिटी रेशियो एंथ्रासीन का निकालना है, किसके लिए, M+1 और M+2 के लिए। तो सबसे पहले तो एंथ्रासीन का हमें मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, यही होता है। कार्बन काउंट करेंगे तो आएगा 14 और हाइड्रोजन इसमें आपके हैं 10। ठीक, हमें इतना पता है कि M तो हमारा 100% लिया जाएगा, ठीक है, विदाउट एनी डाउट। कार्बन 12 100% होता है, फिर कार्बन 13 पे आते हैं, है कि नहीं, कार्बन 13 पे आते हैं। M+1 ये कैसे निकालेंगे, तो देखो नंबर ऑफ कार्बन 14 है। अब यहाँ पे कार्बन 13 की नेचुरल अबंडेंस 1.1 होती है, रिलेटिव नेचुरल अबंडेंस 1.1 होती है। उसके बाद आप हाइड्रोजन पे आइए, देखो M+1 में क्या आएगा, ये वाला कार्बन और ये वाला हाइड्रोजन। तो ये कार्बन 14 थे, इसकी नेचुरल अबंडेंस हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब हाइड्रोजन कितने हैं, 10, इनकी नेचुरल अबंडेंस, वो वाला चार्ट आपको इसीलिए मैंने बोला याद करने के लिए। इसको जब हम सॉल्व कर लेंगे तो आएगा 15.55%। ठीक है, अब M+2 की वैल्यू इन हाइड्रोकार्बन, इसका एक फॉर्मूला होता है, कैसे निकालते हैं, 0.006 n स्क्वायर। इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट फार्मूला है ये, इसको आप याद रखेंगे। n क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो M+2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, 0.006 इंटू 14 का स्क्वायर, और इसे जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 1.176%। ठीक है, तो यहाँ से हमने तीनों वैल्यूज़ निकाल ली। अब इनको लिख देते हैं भाई सिंपली, M/M+1/M+2, यही तीन चीज़ें हैं। अब इन्हें लिखेंगे, ये तो हमारा 100% रहता है, ये कितना आया 15.55%, M+2 कितना आया 1.176%। तो इस टाइप के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं। आप लोग बुक उठाइएगा, वहाँ से सॉल्व करना शुरू कर दीजिएगा कि आइसोटोप्स के क्वेश्चंस स्पेक्ट्रोस्कोपी में कौन कौन से हैं। बुक उठाएंगे आपको मिलेंगे क्वेश्चंस। बुक कौन सी मैंने बताई, IFAS, जो बच्चे नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए तो स्पेशली ये, प्लस कोई अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जैसे PGT GIC हो गया, या असिस्टेंट याद नहीं आ रहा, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिखा भी हुआ है इस वक्त, साइंटिफिक असिस्टेंट, हाँ साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए अगर कोई प्रिपेयर कर रहा है वो, तो इन सब एग्ज़ाम के लिए आप ये बुक भी अच्छी है। प्लस आप लोग कोई और भी ले सकते हैं, जैसे आप ले सकते हैं मॉडर्न ABC जो आती है, वो भी बहुत अच्छी बुक होगी, या कोई आप बुक ले लीजिए प्रदीप्स, अगर आपको ऑब्जेक्टिव मिल जाए, प्रदीप्स ऑब्जेक्टिव बुक अगर आपको मिल जाए वो भी आपके लिए अच्छी होगी। या फिर आप ले सकते हैं कोई JEE की प्रिपरेशन वाली बुक जिसमें क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, एक अग्रवाल करके भी आती है, अभी है नहीं मेरे को नाम याद उसका, मैं बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ पे हमारा ये वीडियो होता है ख़त्म। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम पढ़ेंगे आइसोटोप, बट हम किस में पढ़ेंगे, हेलोजन का केस देखेंगे उसमें, हेलोजन्स के। ठीक है, अभी हमने हाइड्रोजन कार्बन के केस देखे, अब हम देखेंगे हेलोजन के केस। थैंक यू सो मच।